गाड़ी ने लाहौर का स्टेशन छोड़ा तो एक बारगी मेरा मन कांप उठा। अब हम लोग उस ओर जा रहे थे जहां 14 साल पहले आग लगी थी, जिसमें लाखों जल गए थे और लाखों पर जलने के निशान आज तक बने हुए थे। मुझे लगा हमारी गाड़ी किसी गहरी लंबी अंधकारमय गुफा में घुस रही है और हम अपना सब कुछ इस अंधकार को सौंप दे रहे हैं। हम सब लगभग 300 यात्री थे। स्त्रियों और बच्चों की भी संख्या काफी थी। लाहौर में हमने सभी गुरुद्वारों के दर्शन किए। वहां हमें जैसा स्वागत मिला, उससे आगे अब पंजा साहिब की यात्रा में किसी प्रकार का अनिष्ट घट सकता है, ऐसी संभावना तो नहीं थी। परंतु मनुष्य के अंदर का पशु कब जागकर सभी संभावनाओं को डकार जाएगा, कौन जानता है। यही सब सोचते सोचते मैंने मां की ओर देखा। हथेली पर मुंह टिकाए, कोहनी को खिड़की का सहारा दिए, वे निरंतर बाहर की ओर देख रही थीं। खेत कट चुके थे। दूर दूर तक सपाट धरती दिखाई दे रही थी। मुझे लगा मां की आंखों में से उतरकर यह सपाटता मन में पूरी तरह छा गई है। फिर मैंने अपने डिब्बे के दूसरे यात्रियों की तरफ देखा। उन पर भी गहरी उदासी छा गई थी। समझ में नहीं आ रहा था कि एकाएक ऐसी उदासी सब पर क्यों छा गई है। तुम्हें तो रास्ता अच्छी तरह याद होगा, मैंने मां का ध्यान तोड़ते हुए पूछा। सैकड़ों बार आना जाना हुआ होगा तुम्हारा। मां मेरी ओर देखकर मुस्कराई। वह मुस्कुराहट सब कुछ खोकर पाई हुई मुस्कुराहट थी। बोली, मुझे तो रास्ते का एक एक स्टेशन तक याद है, पर आज यह इलाका कितना बेगाना बेगाना सा लग रहा है। आज 14 साल बाद इधर से जा रही हूं। पहले भी ऐसी ही जाती थी। लाहौर पार करते ही अजीब सी उमंग नस नस में दौड़ी जाती थी। सराई, हमारा गांव। जैसे जैसे निकट आता जाता, वहां की एक एक शक्ल मेरे सामने दौड़ जाती। स्टेशन पर कितने लोग आए होते। मां की आंखों में 14 साल पहले की याद तरल हो आई थी। पिताजी ने अपना रोजगार उत्तर प्रदेश में ही जमा लिया था। हम सब भाई बहनों का जन्म पंजाब के बाहर ही हुआ था। मुझे याद है, पिताजी तो शायद साल में एक आध बार ही पंजाब आते हों, पर मां के 2-3 चक्कर जरूर लग जाते थे। हम में जो छोटा होता वह मां के साथ जाता, और जब से मुझे याद है मेरी छोटी बहन ही उनके साथ जाया करती थी। उन दिनों पंजाब का विभाजन घोषित हो चुका था। पंजाब की 5 नदियों का जल उन्माद की तीखी शराब बन चुका था। मां ने फिर पंजाब जाने का फैसला किया था। सभी ने ऐसे विरोध किया जैसे वे जलती आग में कूदने जा रही हों, और वह सचमुच आग में कूदने जैसा ही तो था। परंतु पिताजी सहित हम सब जानते थे कि मां को अपने निश्चय से डिगाना कोई आसान बात नहीं। उन्होंने सबकी बातों को हंसकर टाल दिया। 20-22 दिनों में वह वापस आ गईं। गांव के घर का बहुत सा सामान वे बुक करा आई थीं। अपने साथ वे अपना पुराना चरखा और दही मथने की मथनी ले आई थीं। फिर सारे पंजाब में आग लग गई। घर के घर, गांव के गांव और शहर के शहर उस आग में जलने लगा। आग रुकी तो लगा इधर तक सपाट फैली हुई जमीन अमृतसर और लाहौर के बीच से फट गई है, और उस पार का फटा हुआ हिस्सा बीच में गहरी खाई छोड़कर न जाने कितना उधर खिसक गया है। हम सब भूल से गए कि उस गहरी खाई के उस पार हमारा अपना गांव था। पक्की सड़क के किनारे पीछे की ओर एक नहर थी, और पास की झेलम नदी अल्हड़ लड़की की तरह उछलती कूदती बहती थी। आज मैं मां के साथ खाई पर राजकीय औपचारिकता के बांधे हुए पुल से गुजरकर उसी ओर जा रहा था जो कल कितना अपना था, आज कितना पराया है। मैं एक पुस्तक के पन्ने उलट रहा था। मां ने पूछा, यह गाड़ी सराय स्टेशन पर रुकेगी? मैंने कुछ सोचा, फिर कहा, हां रुकेगी शायद, पर पहुंचेगी रात के 1-2 बजे। हम लोग गहरी नींद में सो रहे होंगे। स्टेशन कब आकर निकल जाएगा पता भी नहीं लगेगा, और अब अपना रखा ही क्या है वहां। मां के चेहरे पर खिसियाहट सी दौड़ गई। बोली, तुम्हारे लिए पहले भी वहां क्या रखा था? मेरी बात से मां को चोट पहुंची थी। बिना और कुछ बोले मैं सिर झुकाकर अपनी पुस्तक के पन्नों में उलझ गया। धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। मां ने पोटली खोलकर खाने के लिए कुछ निकाला। मेरे एक दूर के मामाजी हमारे साथ थे। तीनों ने मिलकर कुछ खाया और सोने की तैयारी करने लगे। मामाजी तो 10 मिनट में ही खर्राटे भरने लगे। मैं भी एक ओर लुढ़क गया। मां वैसी ही बैठी रहीं। कुछ देर बाद एकाएक मेरी आंख खुली। देखा मां वैसे ही बाहर फैले हुए अंधेरे की ओर निष्पलक देखती हुई बैठी हैं। घड़ी देखी, 10:30 बज गए थे। मैंने कहा, मां तुम भी लेट जाओ ना। अच्छा।
उनके मुंह से निकला और वे अधलेटी सी हो गई। उस अधनींदी अवस्था में मैंने कोई स्वप्न देखा, ऐसा तो मुझे याद नहीं आता, पर उस नींद में भी कुछ घबराहट अवश्य होती रही थी। शायद किसी अस्पष्ट स्वप्न की ही घबराहट हो। कोई लाल सी तरल चीज मुझे अपने चारों ओर फिरती अनुभव होती थी और मुझे लग रहा था उस लाल लाल गाढ़ी सी चीज पर मेरे पैर फच फच पड़ रहे हैं। फिर एकाएक मैं हड़बड़ाकर उठा। माँ मुझे झकझोर रही थीं और अजीब सी घबराहट और उत्तेजना से उनके हाथ कांप रहे थे। क्या है? देखो, यह बाहर शोर कैसा है? मैंने बाहर झांक कर देखा। हमारी गाड़ी छोटे से स्टेशन पर खड़ी थी। प्लेटफॉर्म पर लैंप पोस्टों की हल्की हल्की रोशनी थी और अजीब सा कोलाहल वहां छाया हुआ था। एक बारगी मेरा रोयां रोयां कांप उठा। 14 साल पहले की अनेक सुनी सुनाई घटनाएं बिजली बनकर कौंध गई, जब दंगाइयों ने कितनी गाड़ियों को जहां तहां रोककर लोगों को गाजर मूली की तरह काट डाला था। मामा जी जागकर मेरा कंधा हिला रहे थे। अरे क्या बात है? तभी मेरे कानों में आवाज पड़ी। उस भीड़ में से कोई चिल्ला रहा था, अरे इस गाड़ी में कोई सराई का है। यह कौन सा स्टेशन है? मैंने मां से पूछा। मां ने कहा, सराय अपने गांव का स्टेशन। बाहर से फिर आवाज आई, अरे इस गाड़ी में कोई सराय का है। मैंने मां की ओर देखा। उनके चेहरे पर पूर्ण आश्वस्तता थी। पूछो इनसे, क्या बात है? मैंने खिड़की से गर्दन निकाली। बहुत से लोग घूमते हुए पुकार रहे थे, अरे कोई सराय का है। पास से जाते हुए एक आदमी को बुलाकर मैंने पूछा, क्या बात है जी? आप में कोई इस गांव का है? हाँ, हम हैं इस गांव के। मां आगे आकर बोली, तुम सराय की हो? उस आदमी ने जोर देकर पूछा। हाँ जी। मां के इतना कहते ही स्टेशन पर चारों ओर शोर मच गया। इधर उधर घूमते हुए बहुत से आदमी हमारे डिब्बे के सामने जमा हो गए। फिर कई आवाजें एक साथ आईं। हम सराय के ही हैं, मां ने जोर देकर कहा। इसी गांव के? उपस्थित जन समुदाय में एक कोलाहल सा हुआ। किसी की आवाज आई, तुम किसके घर से हो? मां ने मेरी ओर देखा। मैंने कहा, मेरे पिताजी का नाम सरदार मूला सिंह है। ये मेरी मां है। तुम मूला सिंह के बेटे हो? कई लोग एक साथ चिल्लाए, तुम मूला सिंह की बीवी हो? रवेल सिंह की भाभी? कैसे हैं सब लोग? कहते कहते कितने ही हाथ हमारी ओर बढ़ने लगे। दोस्तों, ऐसे और भी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए अब आगे सुनते हैं। लोग हमारे संबंधियों में सबकी कुशल क्षेम पूछते हुए अपने हाथ की पोटलियां मुझे और मां को थमाते जा रहे थे। मैं और मां गुमसुम से उन्हें ले लेकर अपनी सीट पर रखते जा रहे थे। देखते देखते हमारी बर्थ कपड़ों की छोटी छोटी पोटलियों से भर गई। मैं हक्का बक्का सा यह देख रहा था। मां अपने सिर का कपड़ा बार बार संभालती हुई हाथ जोड़ रही थीं। खुशी से उनके होंठ फड़फड़ा रहे थे। मुंह से निकल कुछ भी न रहा था और लगता था आंखें अभी रो पड़ेंगी। वहीं खड़े गार्ड ने हरी लालटेन ऊपर उठाई और कोट की जेब से सीटी निकाली। मैंने देखा 3-4 आदमियों ने उसे पकड़ सा लिया। अरे बाबू, 2-4 मिनट और खड़ी रहने दे गाड़ी को। देखता नहीं, ये बीवी इसी गांव की है। और एक ने उसका लालटेन वाला हाथ पकड़कर नीचे कर दिया। भरजाई, सरदार जी कैसे हैं? उन्हें क्यों नहीं लाई पंजे साहब के दर्शन कराने? एक बूढ़ा सा मुसलमान पूछ रहा था। मां ने दोनों हाथों से सिर का कपड़ा और आगे कर लिया। उनके मुंह से धीरे से निकला, सरदार जी नहीं रहे। क्या? मूला सिंह गुजर गए? क्या हुआ था उन्हें? मां चुप रही। मैंने जवाब दिया, उनसे पेट में रसोली हो गई थी। एक दिन वह फूट गई और दूसरे दिन पूरे हो गए। ओह, बड़े ही नेक बंदे थे। खुदा उन्हें अपनी दरगाह में जगह दे। उनमें से एक ने अफसोस प्रकट करते हुए कहा। कुछ क्षण के लिए सब में खामोशी छा गई। भरजाई, तेरे बच्चे कैसे हैं? वाहे गुरुजी की कृपा है, सब अच्छे हैं। मां ने धीरे से कहा। अल्लाह उनकी उम्र दराज करे। कई आवाज एक साथ आई। भरजाई, तुम अपने बच्चों को लेकर यहां आ जाओ, किसी एक ने कहा और कितनों ने दोहराया। भरजाई, तुम लोग वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। प्लेटफॉर्म पर खड़ी कितनी आवाजें कह रही थीं, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। मैंने सुना मेरे पीछे खड़े मामा जी कुढ़ते हुए कह रहे थे, हूं, बदमाश कहीं के। पहले तो मार मार कर यहां से निकाल दिया, अब कहते हैं वापस आ जाओ, लुच्चे।
पर प्लेटफॉर्म पर खड़े लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी थी। वे कहे जा रहे थे, भरजाई, तुम अपने बच्चों को लेकर वापस आ जाओ। बोलो भरजाई, कब आओगी? अपना गांव तो तुम्हें याद आता है? भरजाई, वापस आ जाओ। मां के मुंह से कुछ नहीं निकल रहा था। वे सिर का कपड़ा संभालते हुए हाथ जोड़े जा रही थीं। दूर खड़ा गार्ड हरी लालटेन दिखाता हुआ सीटी बजा रहा था। इंजन ने सीटी दी। गाड़ी फक-फक करती हुई चल दी। भीड़ की भीड़ हमारे डिब्बे के साथ चल दी। अच्छा भरजाई, सलाम। अच्छा बेटे, सलाम। रवेल सिंह को मेरा सलाम देना। सबको हमारा सलाम देना। मां के हाथ जुड़े हुए थे और गदगद मां के मुंह से धीरे धीरे कुछ निकल रहा था। धीरे धीरे गाड़ी कुछ तेज हो गई। हम दोनों खिड़की से सिर निकाले हाथ जोड़े रहे। भीड़ के लोग वहीं खड़े हाथ ऊपर उठाए चिल्लाते रहे। गाड़ी स्टेशन के बाहर निकल आई तो मैंने बर्थ से पोटलियां हटाकर एक ओर की और मां से कुछ कहने के लिए उनकी ओर देखा। मां की आंखों से आंसुओं की अविरल धार बह रही थी, बहे जा रही थी। वे बार बार दुपट्टे से आंखें पोंछे जा रही थीं, पर टूटे हुए बांध का पानी बहता ही जा रहा था। हमारी गाड़ी झेलम के पुल पर आ गई थी। रात्रि की उस नीरवता में खडर 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 की आवाज आ रही थी। मैं खिड़की से झांककर झेलम पुल देखने लगा। मैंने सुना था झेलम का पुल बहुत मजबूत है। पत्थर और लोहे के बने उस मजबूत पुल को अंधेरे में मैं देख रहा था। मेरी दृष्टि और नीचे की ओर जा रही थी। वहां घुप अंधेरा था, पर मैं जानता था वहां पानी है। झेलम नदी का कल कल करता हुआ स्वच्छ और निर्मल पानी, जो उस पत्थर और लोहे के बने हुए पुल के नीचे से बह रहा था। यह कहानी यहीं खत्म होती है। और हाँ, अगर आप कोई अपने पसंद की कहानी सुनना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं कोशिश करूंगी। और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सुनने के लिए धन्यवाद।